लैन वांगजी होश में लौट रहे थे। धीरे धीरे और रुक रुक कर उनके पूरे बदन में दर्द था। पेट में एक तेज गर्म तकलीफ सी महसूस हो रही थी। काफी देर तक वह न तो हिल पा रहे थे और न ही कुछ बोल पा रहे थे। आंखें खोलना भी एक बड़ा काम लग रहा था। उन्हें धुंधला सा एहसास था कि वह अकेले नहीं हैं। कमरे में लोग दबी आवाज में बात कर रहे थे। कोई उनके बहुत करीब था जो बीच बीच में उनका हाथ छू लेता, लेकिन वांगजी को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की किसी चादर के नीचे दबे हों। वह लाख कोशिशों के बाद भी उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। जब बहुत देर बाद वह भारीपन हटा तो आसपास की दुनिया साफ होने लगी। सब कुछ शांत था, पर छोटी छोटी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे मेज पर कप रखने की आवाज और दरवाजे की चरचराहट। सांस लेना अब कुछ आसान था। दर्द भी कम हो रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि वह अपने ही कमरे में है। हवा में उस अगरबत्ती की साफ खुशबू थी जो वह क्लाउड रिसेसेस से लाए थे। वांगजी ने पलकें उठाईं और बिस्तर के ऊपर लगे कपड़े को देखा। उनके शरीर पर लाल रंग की चादर थी और पैरों पर एक खूबसूरत रजाई। तुम होश में आ गए? यह जानी पहचानी आवाज सुनकर उन्होंने करवट बदली। बिस्तर के पास लगी कुर्सी पर उनके शौहर बैठे थे। पैट्रियार्क की हालत बेहद खराब दिख रही थी, जिसे देखकर वांगजी को फिक्र हुई। उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। कई दिनों से शेव नहीं की थी। कपड़े मुड़े तुड़े थे और उन पर दाग लगे थे, लेकिन उन्हें अपनी इस हालत का कोई ख्याल नहीं था। वह बस एकटक वांगजी को देख रहे थे। चेहरे पर राहत और खौफ का मिला जुला भाव था। वांगजी ने उठने की कोशिश की तो पेट का दर्द उभर आया। उनके शौहर फौरन आगे बढ़े और उन्हें वापस बिस्तर पर लिटा दिया। नहीं, अभी मत उठो। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन कंधे पर रखे हाथ बेहद नर्म थे। बैठने की कोशिश मत करो, टांके टूट जाएंगे। वांगजी ने खामोशी से बात समझी। गोल्डन कोर बनने के बाद उन्हें कभी टांकों की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। लेकिन इस बार पेट के आर पार तलवार लगी थी। यह एक मोजिजा ही था कि वह जिंदा थे। उन्होंने अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को हिलाकर देखा तो उन्होंने काम किया। वह पट्टियां हटाकर जख्म देखना चाहते थे, पर उनके शौहर ने उनका हाथ मजबूती से थाम रखा था। लो, उन्होंने पास रखा एक कप उठाया। क्या थोड़ा पानी पी सकते हो? वांगजी का गला बुरी तरह सूख रहा था। 2 कप पानी पीने के बाद ही वह कुछ बोलने के काबिल हो पाए, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था कि पानी पीने जैसे छोटे से काम के लिए भी उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके शौहर ने सहारा देकर उन्हें पानी पिलाया और फिर उनके चेहरे से गिरा पानी पोंछ दिया। वांगजी ने सोचा कि पैट्रियार्क को खुद भी पानी, खाने और नहाने की सख्त जरूरत है। वह उन्हें डांटने ही वाले थे कि अचानक एक खौफ ने उनका गला रुंध दिया। वह मुश्किल से बोले। उनके शौहर के कंधे कुछ ढीले पड़े। उन्होंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए सिर हिलाया। वह ठीक है, सब ठीक है कमोवेश। उन्होंने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। सिर्फ तुम्हें और सोंगलैन को चोट आई है। डर का वह कड़वा एहसास अब दूर हो गया। वांगजी ने राहत की गहरी सांस ली। उन्हें याद था कि कैसे उस शख्स की आंखों से रोशनी गायब हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं हमलावरों ने उनके बेहोश होने के बाद बच्चों को नुकसान न पहुंचाया हो। लेकिन अब जब बच्चे महफूज थे तो वह सुकून में थे। तभी उनके शौहर की आखिरी बात उनके जहन में आई। सोंगलैन, उन्होंने हैरान होकर दोहराया। इतने दिनों तक खामोश रहने की वजह से उनकी आवाज में भारीपन था। उनके शौहर ने उनकी तरफ पानी का एक और कप बढ़ाया। उनके माथे पर शिकन साफ दिखाई दे रही थी। पानी सिर्फ उनके फायदे के लिए नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पैट्रियार्क अपने लफ्जों को बहुत नाप तौल कर चुन रहे हो। वह शख्स, उन्होंने कप को एक तरफ रखते हुए वांगजी की आंखों में देखा। क्या तुम जानते हो वह कौन था? नहीं, वह एक माहिर कल्टीवेटर था जो ब्यूरल माउंट्स के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था और वांगजी ने भी पूछना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त बात करने का समय ही कहाँ था। उनके शौहर का चेहरा तनाव में था, जैसे उन्हें किसी बात का अफसोस हो। वह काफी देर तक बिस्तर की चादर को देखते रहे। उसका नाम शू यांग था। उसका कर्तसी नाम शू चेंगमेई था। यह नाम वांगजी को कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे शब्द पर गया था। उनके शौहर ने एक फीकी और बेजान मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुमने उसे यकीनन मार डाला, उसे बुरी तरह चीर दिया। वांगजी ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें अंदाजा तो था कि वह शख्स मर चुका है, लेकिन होश खोने के बाद कुछ भी हो सकता था। वह यह जानकर सुकून में थे कि वह मर गया। किसी दुश्मन की मौत पर खुश होना शायद सही नहीं था, लेकिन इस मामले में वह खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अगर वह जिंदा होता तो वांगजी उसे दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढकर मारते। वह उस नजारे को कभी नहीं भूल सकते थे जब उस शख्स ने आकिंग के गले पर चाकू रख दिया था, जो रात के अंधेरे में एक मासूम बच्चे पर कायरता से हमला करे।
वह इसी मौत के लायक था। वह इंसान नहीं बल्कि एक पागल जानवर था। तभी वांग जी के जहन में पुरानी यादें ताजा हुई। करीब 3-4 साल पहले उन्होंने यह नाम सुना था। वह एक कातिल था। वांग जी ने धीरे से कहा, उसने पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। उनके शौहर ने हामी में सिर हिलाया। हाँ, उसने ऐसा किया था। वह चुप हो गए तो वांग जी उन्हें देखते रहे। उनके शौहर ने एक गहरी सांस ली, अपने थके हुए चेहरे पर हाथ फेरा और कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गए। श्याओ शिंग चैन और सोंग लैन ने उसे पकड़ा था। उन्होंने बेजान आवाज में कहा, और इंसाफ के लिए सभी संप्रदायों के हवाले कर दिया था। यह सुनते ही वांग जी को सब याद आ गया। चांग खानदान के उस कत्लेआम और उसके बाद की राजनीति को कौन भूल सकता था। नी संप्रदाय, लैन और जियांग संप्रदाय उसे मौत की सजा देना चाहते थे, लेकिन जिन संप्रदाय ने इस पर ऐतराज जताया और उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया, उस वक्त नी मिंगजुए बेहद गुस्से में थे। वांग जी को याद था कि उनके भाई लैन शीचेन ने उन्हें शांत करते हुए कहा था कि उम्र कैद भी एक सही सजा है, जिससे शु यांग फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन नी मिंगजुए ने चिढ़कर कहा था, हम जिन संप्रदाय पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वे इस सजा को पूरी करेंगे। तब उनके भाई ने इस बात को टाल दिया था, लेकिन अब साफ था कि संप्रदायों पर उनका वह भरोसा गलत था। जिन संप्रदाय ने शु यांग को किसी अंधेरी कोठरी में बंद नहीं रखा था, वह सेहतमंद और आजाद घूम रहा था। वांग जी के खून में गुस्सा खौलने लगा। वह जिन गुआंगशान की कभी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि वह सिर्फ अपनी ताकत और रुतबे की फिक्र करता था, लेकिन वह इतने गिर जाएंगे कि एक कातिल को माफ करके अपने सियासी दुश्मनों पर हमला करने के लिए उसे काम पर रख लेंगे, यह सोचना भी मुश्किल था। वह जिन संप्रदाय के लिए काम कर रहा था, वांग जी ने धीरे से कहा, उसने खुद मुझे यह बताया था। उनके शौहर ने उनकी तरफ देखा। मुझे मालूम है। उनकी आवाज में हैरानी का कोई नामो निशान नहीं था। वांग जी का दिल बैठ गया। उनके शौहर सब जानते थे कि कैसे एक बड़े संप्रदाय के नेता ने अपनी साख खोकर कातिलों को पनाह दी। शु यांग शायद श्याओ शिंग चेन और सोंग लैन से बदला लेना चाहता था। उनके शौहर ने अपना सिर पीछे टिकाया और छत की तरफ देखने लगे। एक हफ्ता पहले उसने उस मंदिर पर हमला करने की कोशिश की जहां सोंग लैन पले बढ़े थे, लेकिन मैंने वहां पहले से ही सुरक्षा कवच लगा रखा था, इसलिए वह अंदर नहीं जा सका। तब उसने उन्हें फंसाने के लिए एक जाल बुना। वांग जी खामोशी से यह खौफनाक कहानी सुन रहे थे। उसने उन दोनों को अलग कर दिया, शौहर ने सपाट आवाज में आगे कहा, और सोंग लैन को अंधा कर दिया। यही वजह थी कि मैं इतनी जल्दबाजी में निकला था। श्याओ शिंग चेन किसी तरह सोंग लैन को सुरक्षित जगह ले गए और फिर मुझे खबर भेजी और वैन किंग से मदद मांगी। लैन वांगजी ने एक ठंडी सांस ली और खुद को बिस्तर पर उठाने की कोशिश की। उनके शौहर ने बड़ी नरमी से उन्हें वापस तकियों पर लिटा दिया। परेशान मत हो, उन्होंने आहिस्ता से कहा, हमें लगता है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। वैन किंग के पास कुछ अच्छे तरीके हैं, और अगर कुछ भी काम नहीं आया। उनके शौहर का चेहरा फिर सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने वांग जी का हाथ ऐसे थपथपाया जैसे वह कोई बच्चा हो। मैं इसे ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। सोंग लैन के अंधे होने की बात सुनकर वांग जी का दिल बैठ गया। उस शु यांग ने पहले एक पूरे खानदान को खत्म किया और फिर उस कल्टीवेटर की आंखें छीन ली जिसने उसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया था। अचानक वांग जी को लगा कि उन्होंने शु यांग को उतनी तकलीफ नहीं दी जिसका वह हकदार था, पर उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। क्लाउड रिसेसेस के नियमों के मुताबिक उन्हें बिना किसी निजी दुश्मनी के सिर्फ इंसाफ करना था, लेकिन अगर सोंग लैन की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो शु यांग का इतनी आसानी से मर जाना बहुत छोटी सजा थी। क्या वे यहाँ हैं? वांग जी की आवाज में घबराहट थी। वे महफूज हैं? उनके शौहर ने उनका हाथ थाम लिया। उनके हाथ बहुत गर्म थे, या शायद वांग जी का बदन ठंडा पड़ रहा था। वे यहीं हैं और ठीक हो जाएंगे। वह कुछ पल रुके और फिर बोले, तुम भी ठीक हो जाओगे। शु यांग ने तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हान गुआंग जुन का मुकाबला नहीं कर सका। शौहर की आवाज में एक गर्व था, पर वांग जी को इसमें कोई खुशी महसूस नहीं हुई। ऐसे गिरे हुए इंसान को हराने में कोई बहादुरी नहीं थी। वह तो बस खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए। उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। झांग हुईचोंग सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच गई थी। उन्होंने वांग जी का हाथ दबाया। उन्हें मरहम पट्टी की अच्छी समझ है, इसलिए वैन किंग और मेरे आने तक उन्होंने तुम्हें संभाले रखा। वांग जी ने हामी में सिर हिलाया। वह समझ रहे थे कि उस वक्त हालात कितने गंभीर रहे होंगे। इंस्ट्रक्टर झांग ने उनके गहरे जख्मों को रोककर रखने की कितनी जद्दोजहद की होगी। वह उनके इस एहसान के बदले उन्हें कोई तोहफा देना चाहते थे ताकि अपना शुक्रिया अदा कर सकें। उन्होंने पैट्रियार्क से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपने शौहर पर पड़ी,
उनका दिल भर आया। पैट्रियार्क का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, वह रुआंसे होकर बोले। मुझे वाकई माफ कर दो। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी और आंखों में गहरा दुख था। वांग जी समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस बात की माफी मांग रहे हैं। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद की और एक ठंडी सांस ली। वह मुझे ढूंढ रहा था। क्या तुम यह बात नहीं समझे? वांग जी हैरान होकर उन्हें देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मैं समझ गया था। उसने कहा था कि तुमने उसे अपना शागिर्द बनाने से मना कर दिया, इसलिए वह बदला लेना चाहता था और आकिंग को ले जा रहा था। वह जिन संप्रदाय का भेजा हुआ एक जासूस था जिसकी निजी दुश्मनी भी थी। लेकिन इसमें उनके शौहर की क्या गलती थी? वह किसी अजनबी के गुनाहों के जिम्मेदार कैसे हो सकते थे? पैट्रियार्क के कंधे झुक गए। वह बहुत पुरानी बात है। तब मैं नासमझ था, मुझसे गलती हुई। अगर मैं समझदार होता तो उसे मना नहीं करता। मैं उसे अपने पास रखता, अपनी निगरानी में रखता। लेकिन तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह काफी देर के लिए खामोश हो गए। दवाओं के असर के बावजूद वांग जी के पेट का दर्द हर सांस के साथ बढ़ रहा था, लेकिन अपने शौहर की इस हालत के आगे उन्हें अपना दर्द मामूली लगा। तब भी वह ऐसा ही था। शौहर ने वांग जी का हाथ कसकर थाम लिया। वह लोगों को चोट पहुंचाना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। वह मुझसे ऐसी तरकीबें सीखना चाहता था जिससे वह दूसरों को तड़पा सके। इसीलिए मैंने उसे मना करके वहां से भगा दिया। वांग जी के माथे पर बल पड़ गए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। कोई भी उस्ताद यही करता। कोई भी शरीफ उस्ताद जानबूझकर अपने शागिर्द को जुर्म की राह पर नहीं भेजता। अगर किसी का रवैया ऐसा हो तो उसे हर संप्रदाय से निकाल दिया जाता है, चाहे वह क्लाउड रिसेसेस हो, अनक्लीन रियलम हो या लोटस बियर। अगर उनके शौहर को लगता था कि शू यांग को मना करके उन्होंने गलती की तो यह सोचना बिल्कुल गलत था। लेकिन उनके शौहर ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उनके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। सिर्फ मना कर देने से उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आने वाली थी। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। मैंने तो बस उसे वापस उसी दुनिया में धकेल दिया कि वह अपना रास्ता खुद चुन ले, और देखो क्या हुआ। उसने वे सब तरीके सीख लिए जो वह सीखना चाहता था। उसने लोगों को तड़पाया और उनकी जानें ली। यह उसके अपने फैसले थे। वांग जी ने फौरन कहा, इसकी जिम्मेदारी उसी पर है, तुम पर नहीं। कमजोरी और थकान उन्हें फिर से नींद के आगोश में खींच रही थी, लेकिन वांग जी खुद को सोने से रोक रहे थे। वह न जाने कितने दिनों से सो रहे थे। शायद पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था, और जब वह बेहोश थे तो उनके शौहर यहाँ बैठकर खुद को कसूरवार मान रहे थे। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा। दवाओं के असर की वजह से उनका दिमाग सुस्त हो रहा था और उनके पास इससे ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं थी। वांग जी की उंगलियां कुछ हिली। उनका दिल चाह रहा था कि वह अपने शौहर के चेहरे को छूकर उनके माथे की शिकन को दूर कर सकें। तुम वाकई नहीं जानते। उनके शौहर ने एक गहरी सांस ली और फिर खामोश हो गए। वह इतनी देर चुप रहे कि वांग जी की आंखें बंद होने लगी। उन्होंने खुद को संभाला और अपने शौहर के चेहरे पर नजरें टिकाए रखी। शौहर ने वांग जी के हाथ को हौसले से थपथपाया। तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हें क्यों चुना, उन्होंने अचानक कहा। तुमने मुझसे कई बार पूछा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, और मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। क्या तुम अब भी जानना चाहते हो? उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वांग जी समझ रहे थे कि यह गुस्सा उनके खिलाफ नहीं था, फिर भी उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत संभल कर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब्र कर सकता हूँ। वह आहिस्ता से बोले, मैं इस खामोशी को बर्दाश्त कर सकता हूँ। उन्होंने अपने शौहर से वादा किया था कि वह बिना कोई सवाल किए सही वक्त का इंतजार करेंगे। उनके शौहर ने भी कभी न कभी सारे जवाब देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन उनके शौहर ने बड़ी बेबसी से सिर हिलाया। तुमने इतना सब्र किया कि आज तुम्हारे पेट के आर पार तलवार है। उन्होंने वांग जी का हाथ कसकर थाम लिया। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे सब्र का इम्तिहान खत्म होना चाहिए। वांग जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ कहते, उनके शौहर फिर बोले, कुछ लोग काफी समय से मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें उठाई और एक बेजान ठंडी मुस्कान बिखेरी। वांग जी के पास जो थोड़े बहुत लफ्ज बचे थे वे भी गायब हो गए, और उन लोगों से मेरा मतलब अलग अलग संप्रदायों के कप्तानों से है। उन्होंने बात को ऐसे टाला जैसे यह कोई मामूली सियासी बहस हो, न कि उनकी जान लेने की साजिश। वांग जी का दिल बैठ गया। पेट के दर्द से ज्यादा अब उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही थी। सच कहूँ तो सब मुझे मारना नहीं चाहते थे, कुछ सिर्फ जासूस भेजना चाहते थे। वह कुर्सी पर थोड़ा आगे झुके।
वे लोग अक्सर शरणार्थियों और अनाथ बच्चों के बीच अपने जासूसों को मिलाकर यहाँ भेजते थे, लेकिन वे शू यांग जितने चालाक नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें फौरन पकड़ लेता था। बस शू यांग ही मेरी नजरों से बच निकला। वह बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जैसे खुद से कह रहे हो। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। वे औरतें, वे सब जासूस थीं। वह थोड़ा और करीब आए। उनमें से कुछ कातिल भी थीं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा था? वांग जी ने ना में सिर हिलाया। उन्होंने लड़ाई के दौरान शू यांग की बातों से थोड़ा अंदाजा तो लगाया था, पर वह एक कातिल की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहते थे। उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि संप्रदायों के बड़े नेता ऐसी घटिया हरकतें कर सकते हैं। उन्हें यकीन था कि उनका अपना संप्रदाय इसमें शामिल नहीं हो सकता। उनके भाई और निमिंगजुए कभी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते थे, लेकिन बाकी संप्रदायों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। शायद उन सब ने मिलकर यह तय किया था कि औरतों के भेष में कातिल भेजे जाएं। वांग जी की नजरों में उन बड़े संप्रदायों की इज्जत पहले ही कम थी, पर अब वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उनके शौहर ने सिर हिलाया। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, उन्होंने माना। शुरू में मुझे लगा कि तुम यह सब जानते हो। आखिर मशहूर हाना गुआंग झुन, हर कोई जानता है कि वह अपने उसूलों के कितने पक्के हैं। वांग जी कुछ कहना चाहते थे, पर लफ्जों ने साथ नहीं दिया। उन्हें हमेशा से सही रास्ते पर चलने वाले एक मिसाल के तौर पर देखा जाता था। हर शागिर्द को उनके जैसा बनने की नसीहत दी जाती थी। वांग जी को इस पहचान पर फख्र था, क्योंकि इससे उनके बड़े और उनके संप्रदाय का नाम रोशन होता था। लेकिन अगर कोई यह सोचता था कि वह इस सही रास्ते के नाम पर किसी की पीठ पीछे जान लेने की साजिश को सही मानेंगे, तो यह सोचकर ही उन्हें घिन आ रही थी। वह ऐसी साख कभी नहीं चाहते थे। वे संप्रदाय मुझे पसंद नहीं करते थे, उनके शौहर ने बात जारी रखी। उनकी आवाज बिल्कुल आम सी थी, जैसे उन्हें अंदाजा ही न हो कि उनकी बातों का वांगजी पर क्या असर हो रहा है। वांगजी ने अपने अंदर के गुस्से को दबाया और खामोशी से सुनते रहे। जंग से पहले भी वे मुझे एक खतरा मानते थे। उनमें से कुछ लोग तब ज्यादा चैन की नींद सो पाते जब मैं या तो मर जाता या इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता। लेकिन जब वे मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाए तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। वे मेरे घर में एक ऐसा जासूस चाहते थे जो मेरी हर हरकत, मेरी हर प्लानिंग और मेरी ताकत की पल पल की रिपोर्ट उन तक पहुंचा सके। उनके शौहर ने कंधे उचकाए, जैसे यह कोई मामूली बात हो। जब मुझे एहसास हुआ कि वेन रोहान को रोकने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, उन्होंने सिर झुकाया और उनके चेहरे पर एक शिकन आई। मैं तभी समझ गया था कि संप्रदायों का अगला कदम क्या होगा। अगर वे मुझे पहले ही एक खतरा मानते थे तो मेरी असली ताकत देखने के बाद वे मुझे हर हाल में रास्ते से हटाना चाहते। लैन वांगजी चाहकर भी सिर नहीं हिला सके, पर वे उनकी बात का मतलब समझ रहे थे। जंग की वह आखिरी लड़ाई कोई कैसे भूल सकता था? उस खौफनाक ताकत को देखने के बाद मुमकिन ही नहीं था कि संप्रदायों के कप्तान खामोश बैठते। जब तक पैट्रियार्क ब्यूरियल माउंट्स में छिपे थे, तब तक वे इन बातों को अफवाह मानकर टाल सकते थे। लेकिन जब पूरी दुनिया ने उनकी ताकत का वह रूप देख लिया तो नजरिया बदलना ही था। शुरू में तो सबने राहत की सांस ली कि वेन रोहान के जुल्म से जान बची, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा उनका वह सुकून खौफ, जलन और नफरत में बदल गया। जो कप्तान लालची और खुदगर्ज थे, उन्हें पैट्रियार्क एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगे। और बाकी कल्टीवेटर्स को भड़काना तो वैसे भी आसान था, क्योंकि वे अभी अभी एक भयानक जंग से उभरे थे। अगर कुछ बड़े नेता उनके दिलों में डर पैदा करते तो पैट्रियार्क के खिलाफ साजिश रचने से भला कौन रोकता? एक धोखे से किया गया कत्ल ही उन्हें वेन रोहान के इस वारिस से निपटने का सबसे आसान रास्ता लगा। शौहर की आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जिसे देखकर वांगजी का दिल दहल गया। हजारों जानें बचाने के महज कुछ हफ्तों बाद ही दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी, लेकिन पैट्रियार्क के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था। अब वांगजी के जहन में पूरी तस्वीर साफ हो रही थी, पर सच जितना करीब आ रहा था उतना ही खौफनाक लग रहा था। इसलिए मैंने और वेन किंग ने मिलकर एक प्लान बनाया। शौहर ने बात आगे बढ़ाई। मुझे जंग में मदद तो करनी ही थी, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वेन रोहान बहुत ताकतवर हो चुका था और बाकी संप्रदाय उसे रोकने में नाकाम थे। वह बहुत बेपरवाही से बोल रहे थे, जैसे खुद को दांव पर लगाने की उन्हें कोई परवाह ही ना हो, जैसे अपनी जान को खतरे में डालने के अलावा उनके पास सोचने के लिए कुछ और था ही नहीं। वांगजी की तकलीफ और बढ़ गई, लेकिन हम जानते थे कि जंग खत्म होते ही ये संप्रदाय मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कुछ डर की वजह से और कुछ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और ज्यादा जासूस और कातिल भेजेंगे। जब तक हम अपनी सरहदों को पूरी तरह बंद न कर देते, कोई न कोई हमारी नजरों से बचकर अंदर आ ही जाता। उनके शौहर थोड़ा आगे झुके और बिस्तर पर कोहनी टिका दी, पर उनका हाथ
अब भी वांग जी की उंगलियों को थामे हुए था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी खतरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, क्यों ना हम खुद उनके लिए एक जाल बिछाएं, कि क्यों ना हम खुद उन्हें सही मौका दें। पैट्रियार्क ने एक गहरी और कांपती हुई सांस ली। क्यों नहीं मैं उनसे कहूं कि मैं शादी करना चाहता हूं। वह बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, जैसे हर लफ्ज को तौल रहे हों। लैन वांगजी खामोशी से उनके चेहरे को देख रहे थे, लेकिन ये बातें उनके जहन में किसी भारी शोर की तरह गूंज रही थी। उनका दिमाग सुस्त पड़ने लगा। हमें लगा कि वे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। शौहर ने कंधे उचकाए। उनकी नजरों में तुम सबसे सही पसंद थे, एक मजबूत गोल्डन कोर, तलवारबाजी में माहिर और हर कल्टीवेशन तकनीक के जानकार। किसी भी हमले को कामयाब बनाने के लिए तुम पर भरोसा किया जा सकता था, और तुम्हारी साख हान गुआंगझुन कभी सही रास्ते से भटकने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने वांग जी की तरफ फिर उसी दर्द भरी और उदास मुस्कान से देखा। तुम बेहद खूबसूरत भी हो और एक इज्जतदार खानदान से हो। वह बिस्तर की चादर पर अपनी उंगलियां फेरने लगे। अचानक उनके लिए वांग जी से आंखें मिलाना मुश्किल हो रहा था। हमें लगा कि कोई इस बात पर शक नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना, लेकिन वे अपनी साजिशों में तुम्हें जरूर शामिल करेंगे। सच तो ये है कि हमें लगा तुम पहले से ही उनके प्लान का हिस्सा हो। वांग जी के सीने से जैसे सांस ही खींच गई। उनका बदन ठंडा पड़ गया और बोलने के लिए लफ्ज कम पड़ गए। उनकी उंगलियों में एक हल्की सी कपकपी थी। वह सोच रहे थे कि क्या उनके शौहर को इसका एहसास हो रहा है। उन्होंने अपना हाथ वहाँ से नहीं हटाया। उनके शौहर के हाथ बहुत गर्म थे और वांग जी हमेशा उन हाथों का साथ चाहते थे, अपनी आखिरी सांस तक। लेकिन उनके दिमाग में वही बातें गूंज रही थी, क्यों ना हम उन्हें मौका दें। हमें लगा तुम उनके प्लान में शामिल हो। मैं नहीं था, वह बेहद कमजोर आवाज में बोले। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बात ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह जानते थे कि उनके शौहर के दुश्मन हैं, पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद उन दुश्मनों में गिने जाएंगे। उनका खून जैसे जम सा गया था। उनके शौहर ने उनके हाथ को सहलाया। हाँ, यह बात मुझे बाद में समझ आई। उनकी आवाज में एक कड़वाहट थी, पर मुझे समझने में वक्त लगा। उन्होंने वांगजी के बदन पर कंबल को थोड़ा और ठीक किया, जैसे वह अपने हाथों को किसी काम में मसरूफ रखना चाहते हों। मैंने डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में उन्हें उकसाने की कोशिश की। फिर जब तुम मेरे घर आए तो मैंने तुम्हें भी भड़काने की कोशिश की। वह बेजान साहस। मैंने तुम्हारे सामने लाशों को नचाया, तुम्हें शराब पिलाई, तुम्हारे हाथ में तलवार देकर उसे अपने गले से छुआ दिया। पुरानी यादें वांग जी के जहन में तेजी से घूमने लगी। मैं बस उस साजिश को सबके सामने लाना चाहता था। शौहर की आंखें बिल्कुल सूनी थीं। मैं चाहता था कि तुम कोई कदम उठाओ ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। फिर हम तुमसे सच उगलवाते कि कौन क्या साजिश रच रहा है। उनकी आवाज और धीमी हो गई। मैंने और वैन किंग ने यह भी सोचा था कि जब तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी तो हम तुम्हारे जरिए संप्रदायों तक गलत खबरें पहुंचाएंगे। उनका चेहरा सख्त हुआ। हमने तुम्हें बंधक बनाने की बात भी सोची थी। हमें यह तरीका पसंद नहीं था, पर जरूरत पड़ने पर हम ऐसा करने के लिए तैयार थे। वांगजी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, पर कोई लफ्ज बाहर नहीं आया। एक भारी और अजीब सी तकलीफ उनके सीने में बैठ गई। उन्हें खुद पर अजीब सा तरस आ रहा था। उनका दिमाग कह रहा था कि उन्होंने कोई साजिश नहीं की, अपने शौहर के प्रति हमेशा वफादार रहे। फिर भी उनका दिल इस सच से टूट रहा था। उनकी शादी को हफ्तों महीनों बीत चुके थे और इस पूरे वक्त में उनके शौहर यही सोचते रहे कि वांगजी एक जासूस हैं, जिन्हें किसी बुरे इरादे से भेजा गया है। उन्होंने साथ में जो भी पल बिताए थे, जिन्हें वांगजी अपनी जिंदगी की अमानत मानते थे, वे सब इस कड़वे सच के साए में आ गए थे। उनके शौहर उन्हें धोखेबाज समझते रहे। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई, जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें जितना भी उकसाया, तुमने कुछ नहीं किया। शौहर ने एक ठंडी सांस ली। शुरू में मुझे लगा कि तुम सिर्फ खबरें इकट्ठा कर रहे हो। मैंने सोचा ठीक है, वे तुमसे हमला नहीं करवाना चाहते, सिर्फ जासूसी करवाना चाहते हैं। उन्होंने चादर पर उंगली से थपकी दी। इसीलिए मैंने तुम्हें और ज्यादा जानकारियां देनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हें अपने इलाके के काम दिखाए, गोदामों का रास्ता बताया और सबसे मिलवाया। मैं देखना चाहता था कि तुम इन जानकारियों का क्या करते हो। वांगजी खामोशी से सुनते रहे। उनके शौहर का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर उन्होंने खुद को संभाला। पर तुम तो बस बच्चों को लिखना सिखाते रहे और मेरे माता पिता की याद में दुआएं करते रहे। उन्होंने मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश की। तो मैंने सोचा, वाह, यह तो बहुत शातिर जासूस है जो मुझे झांसे में रखकर मेरा भरोसा जीत रहा है। वांगजी समझ गए कि उनके शौहर को अब अपनी इन बातों पर शर्मिंदगी हो रही थी। वह इस कड़वी बात को मजाक में टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम थे। उनके हर लफ्ज में एक अफसोस था। वांगजी ने उनका हाथ
और कसकर थाम लिया। शौहर की मुस्कान गायब हो गई और वह अपने जुड़े हुए हाथों को देखने लगे। हम तुम्हारे खत भी पढ़ रहे थे, उन्होंने अचानक कहा। वांग जी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे मालूम है। जब शौहर ने हैरानी से देखा तो वांग जी ने आगे कहा, किसी ने उन्हें गलत तरतीब से वापस रख दिया था। यह सुनकर उनके शौहर का चेहरा अफसोस से और गहरा हो गया। अच्छा, तो वह हमारी लापरवाही थी। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और उनकी उंगली फिर से वांग जी की कलाई को सहलाने लगी। तुमने कुछ खतों को या तो खत्म कर दिया था या छिपा दिया था। वह बहुत बेपरवाही से बोल रहे थे, जैसे उन्हें जवाब की कोई खास फिक्र न हो। लेकिन वांग जी का गला यह सोचकर रुंध गया कि उनकी वह कोशिश उल्टी पड़ गई थी। उन्होंने तो बस संप्रदायों की उन कड़वी बातों को छिपाने के लिए खत मिटाए थे ताकि कोई गलतफहमी न हो, पर उनकी इसी बात ने उन्हें सबसे बड़ा शक के घेरे में ला खड़ा किया। वांग जी को खुद पर बेहद अफसोस हुआ कि वे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाए। वांग जी ने रुक कर अपनी बात पूरी की। उन्होंने अपने खतों में कुछ इशारे किए थे। मैं समझ गया था कि संप्रदाय तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं और लोग कोई साजिश रच रहे हैं। उनके शौहर ने इस तरह सिर हिलाया जैसे वे इस बात से पहले से वाकिफ हों। वांग जी ने सूखे होंठों पर जबान फेरी। मुझे लगा कि तुम शायद उनके इशारों को नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर किसी और के हाथ वे खत लग जाते तो वे इसका गलत मतलब निकाल सकते थे। मैं बस बेवफा नहीं दिखना चाहता था। शुरू में उन्हें अपने संप्रदाय की फिक्र थी कि कहीं पैट्रियार्क के गुस्से का असर उनके पूरे लैन खानदान पर न पड़े, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वह समझ गए थे कि उनके शौहर एक इज्जतदार इंसान हैं, जो सुनी सुनाई अफवाहों पर मासूम लोगों को सजा नहीं देंगे। पर वह अपने शौहर की नजरों में बेवफा नहीं बनना चाहते थे। वह उनका भरोसा, उनकी दोस्ती और एक गहरा रिश्ता चाहते थे। उनकी शादी नाजुक मोड़ पर थी और वांग जी सियासी गॉसिप की वजह से इसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन खत मिटाकर उन्होंने अपने शौहर के शक को और गहरा कर दिया था। पैट्रियार्क के चेहरे पर अब एक हमदर्दी भरा भाव था। मैं समझ गया, उन्होंने आह भरी, लेकिन बदकिस्मती से हमने इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। हमने सोचा कि तुम कुछ छिपा रहे हो और शायद किसी को कोड वर्ड में खबरें भेज रहे हो। उन्होंने अपनी आंखें मली। वह इस वक्त बेहद थके हुए लग रहे थे। पर कुछ समय बाद तुमने कई मौके यूं ही छोड़ दिए। शौहर सूनी नजरों से दीवार को देखने लगे। तुम्हारे पास मुझे या यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाने के कई मौके थे। तुम चाहते तो अपने खानदान तक कोई भी खबर पहुँचा सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके कंधे ढीले पड़ गए। एक दिन मैंने तुम्हें बस यूं ही देखा और सोचा। उनकी उदास और भारी नजरें वांग जी पर टिकी और होंठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई कि या तो तुम दुनिया के सबसे शातिर जासूस हो या फिर इस साजिश से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वांग जी को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अपनी शादी को लेकर जो कुछ भी उन्होंने सोचा था वह सब एक पल में बदल गया था। इस वक्त उनके शौहर का हाथ ही उनका इकलौता सहारा था, जिसे उन्होंने कसकर थाम लिया। शौहर ने भी बदले में हाथ दबाया। उनका चेहरा उदास था। मुझे लगने लगा था कि तुम बेकसूर हो, उन्होंने माना, लेकिन मैं दुआ कर रहा था कि काश मेरी यह बात गलत साबित हो। तुम दुआ कर रहे थे? वांग जी ने हैरान होकर दोहराया। क्या उनके शौहर चाहते थे कि वह एक धोखेबाज जासूस और कातिल निकले? क्या वे चाहते थे कि उनकी शादी झूठ की बुनियाद पर टिकी हो? बिल्कुल। शौहर कुर्सी पर थोड़ा और सिमट गए। खुद सोचो, अगर तुम वाकई बेकसूर थे तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती इस शादी में घसीटा और यहाँ कैद कर दिया। इसका मतलब ये था कि तुम बस एक भले इंसान हो जो पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रहा था। मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था और तुम महज अपने अच्छे दिल की वजह से मेरे लिए खाना बना रहे थे। पैट्रिया की आवाज में गहरा अफसोस और कड़वाहट थी। यह सोचना ही इतना तकलीफ देह था कि मैं सच में यह दुआ करने लगा कि काश तुम कोई जासूस या कातिल ही निकलो। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, वांग जी ने सपाट आवाज में कहा। उन्हें कभी झूठ बोलना आया ही नहीं, क्योंकि उनके संप्रदाय में इसकी सख्त मनाही थी। उनके भाई भले ही बातों को घुमा फिरा कर डिप्लोमेटिक तरीके से कह लेते थे, पर वांग जी को तो वह भी नहीं आता था। वह कम बोलते थे, पर जो भी बोलते थे बिल्कुल सच और सीधा बोलते थे। यह सोचना ही बेमानी था कि वह इतने समय से कोई नाटक कर रहे थे और जासूस बनकर उनका भरोसा जीत रहे थे। वांग जी का दिल बैठ गया कि उनके शौहर इतने दिनों तक उन्हें एक झूठा इंसान समझते रहे। हाँ, अब मुझे यह बात समझ आ रही है। शौहर की आवाज में खुद के लिए एक अफसोस था।
मुझे मालूम था कि शू यांग आजाद घूम रहा है और जिन संप्रदाय के लिए काम कर रहा है, सोंग लैन और श्याओ शिंगचेन भी उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अंदाजा था कि जिन संप्रदाय उसे मेरे पीछे जरूर भेजेंगे और वह यह काम खुशी खुशी करेगा। मैं खुद चौकन्ना था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर वह मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकला। उसका भेष बहुत अच्छा था। उन्होंने सिर हिलाया। उसने मेरे जाने तक अपनी कल्टीवेशन की ताकत को बिल्कुल छिपाए रखा, इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे भी कुछ पता नहीं चला, वांगजी ने आहिस्ता से कहा। उस रात देर गए तक कुछ तो गलत था। यह बात वांगजी को बेचैन कर रही थी। इसी बेचैनी में वह बच्चों को देखने के लिए बस्ती का चक्कर लगा रहे थे और खतरे को ढूंढ रहे थे। और आखिरकार जब वह खतरा सामने आया तो उनके पेट की आर पार तलवार थी। लैन वांगजी ने अपने पेट को छूने की चाहत को रोक लिया। वह पट्टियों में लिपटे हुए थे और उनके शौहर ने बताया था कि वहाँ टांके आए हैं। उन्होंने अपने डांटियन में कल्टीवेशन की ताकत को टटोला तो एक सुकून देने वाली हलचल महसूस हुई। उनका कोर महफूज था, पर उनकी कल्टीवेशन की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। ठीक होने में वक्त लगना था और इस जख्म का निशान ताउम्र उनके बदन पर रहना था। लेकिन अगर सिर्फ निशान ही बचना था तो वांगजी जानते थे कि वह बहुत खुशकिस्मत थे। शू यांग का वह वार किसी भी आम कल्टीवेटर की जान ले लेता। उन्होंने अपने शौहर का हाथ छुआ। वह कुछ कहना चाहते थे, पर शौहर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। वांगजी ने देखा कि उनके शौहर का चेहरा बिल्कुल सफेद था। वह एकटक वांगजी के हाथ को देख रहे थे। जब मैंने पहली बार तुम्हारा सिग्नल फ्लेयर देखा था, शौहर ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज कांप रही थी। तो मैं लगभग वापस नहीं आने वाला था। ये लफ्ज हवा में तैरने लगे। शौहर का सिर झुका हुआ था, जैसे उन्हें वांगजी के गुस्से का डर हो। वांगजी को समझ नहीं आया कि वे क्या कहें। मुझे लगा कि यह कोई चाल हो सकती है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हमें अभी अभी सोंगलैन मिले थे और पता चला था कि शू यांग ने उन्हें अंधा किया है। उनके कंधे और झुक गए। तब तक मुझे यकीन हो चुका था कि तुम इस साजिश में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उस सिग्नल फ्लेयर को देखकर मेरे मन में फिर से शक आ गया। मैंने सोचा, कहीं यह कोई जाल तो नहीं? क्या वह शुरू से ही शू यांग के साथ मिला हुआ है? शायद वह मुझे श्याओ शिंगचेन और सोंगलैन से दूर ले जाना चाहता है। उन्होंने अपनी आंखें नहीं उठाई, तब भी नहीं जब वांगजी ने उनके हाथ को हौसले से छुआ। लेकिन तुम आए तो सही। एक भारी खामोशी के बाद वांगजी ने कहा। उनके शौहर के गले से एक दर्द भरी आवाज निकली, जैसे कोई जख्मी जानवर हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था। उनकी आवाज में जैसे एक गुस्सा था जो फिर दर्द में बदल गया। मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी खतरे में होगे। मैं तो बस बच्चों और वैन खानदान के लोगों की फिक्र में आया था। वांगजी ने इस कड़वे सच को गले से उतारा, पर अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। शौहर ने अपना चेहरा पोंछा और टूटती आवाज में बोले, मुझे लगा कि अपनों की मदद के लिए किसी जाल में कूदना भी सही है, लेकिन अगर तुम वहाँ अकेले होते, अगर किसी और की जान दांव पर न होती, तो शायद मैं नहीं आता। यह बात समझ में आने वाली है, वांगजी ने बेहद आहिस्ता से कहा। शौहर ने चौंक कर अपना सिर उठाया और वांगजी ने देखा कि वे रो रहे थे। नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। वह उनके और करीब आ गए। बाल बिखरे हुए, बिना शेव का चेहरा और लाल आंखें। वांगजी का दिल चाहा कि वह बिस्तर से उठे, गर्म पानी और साफ कपड़े मंगवाएं, अपने हाथों से अपने शौहर की शेव करें, उन्हें नहलाएं और तसल्ली से खाना खिलाएं। उन्हें अचानक ख्याल आया कि न जाने कब से उनके शौहर ने कुछ खाया या सोया नहीं था। शायद वह ये कह देते कि एक कल्टीवेटर को इन चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ सांस लेना ही तो जिंदगी नहीं होती। वांगजी ये अच्छे से जानते थे, पर इस वक्त वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे, इसलिए तकिए के सहारे लेटे रहे। उनके शौहर ने वांगजी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। जब मैं वापस आया तो मुझे शू यांग की लाश मिली। वह फुसफुसाए, उनके हाथ कांप रहे थे और वांगजी उस कंपी को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते थे। तुम बर्फ पर पड़े थे और तुम्हारा खून बह रहा था। झांग हुई छोंग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वह अकेले कुछ नहीं कर पाती। वैन किंग को तुम्हारे टांके लगाने में 3 घंटे लगे। जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा तो बस सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि वह पूरी कोशिश करेंगी, पर जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारी धड़कनें रोकने से बचाने के लिए 1.5 दिन तक लगातार तुम्हें कल्टीवेशन की ताकत देनी पड़ी। शौहर का गला रुंध गया और वह चुप हो गए। वांगजी ने आंखें घुमाकर पास रखा पानी का कप ढूंढा और उसे अपने शौहर के हाथ में थमा दिया। जब उनके शौहर ने उन्हें पानी पिलाया था तो अब वांगजी का उन्हें पानी पिलाना भी बिल्कुल सही था। उन्होंने शौहर के हाथों को कप पर टिकाया और उन्हें पानी पिलाया। जब कप खाली हो गया तो वांगजी के इशारे पर शौहर ने उसे दोबारा भर लिया। वांगजी जानते थे कि वे वैन किंग के बहुत बड़े कर्जदार हैं।
ऐसी गंभीर चोट को ठीक करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वह जादुई ताकत किसने दी थी जिसने उनके अंगों को फेल होने से बचाया था। कोई रात दिन उनके सिरहाने बैठा रहा था और अपने अंदर की ऊर्जा उनके बदन में भरता रहा था। उनके शौहर की हालत देखकर साफ था कि उन्होंने दिन रात इस बिस्तर के पास गुजारे थे। ऐसे में वांगजी उनसे कोई गिला शिकवा कैसे कर सकते थे। वांगजी को उनकी जरूरत थी और वे आए थे। उन्होंने अपनी जिद और चाहत से वांगजी को जिंदा रखा था, इतना ही काफी था। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, वांगजी बोले, और तुमने भी। शौहर ने कप को एक तरफ रखा और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। काफी देर बाद जब उन्होंने हाथ हटाए तो उनके कंधे झुके हुए थे। उन्होंने अपने कपड़ों के कोने से चेहरा पोंछा। तुम इस बात को बहुत शांति से ले रहे हो। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पता है ना। देखो, मैं और करीब आ जाता हूँ ताकि तुम्हारे टांकों पर जोर न पड़े। वह कुर्सी से उठकर बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गए। वांगजी उन्हें देखते रहे। उनके शौहर का चेहरा भले ही पीला था, पर वह बेहद खूबसूरत और जिंदा थे। उनके चेहरे पर जज्बात साफ दिख रहे थे। शादी के शुरुआती दिनों में वांगजी को इसी बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी जब उनके शौहर अपने चेहरे की सच्ची खुशी, शरारत और लाड को छुपाकर अपने चेहरे को बिल्कुल सपाट और बेजान बना लेते थे। लैन वांगजी उस चेहरे पर वार करने के बजाय अपना हाथ काट देना ज्यादा पसंद करते, इसलिए उन्होंने नमे सिर हिलाया। यह देखकर उनके शौहर का चेहरा अफसोस से भर गया। धीरे से बोले, तुम्हारे शौहर ने अभी अभी तुम्हें बताया कि उसने तुम्हें धोखे से इस शादी में घसीटा। उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की। वह तुम्हें एक जासूस और कातिल समझता रहा। वह सही वक्त पर तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं आ रहा था और उसकी एक गलत चाल की वजह से तुम मरते मरते बचे हो। इसके लिए कम से कम एक थप्पड़ तो बनता है। उन्होंने वांगजी के हाथ को थोड़ा हिलाया। वह अब भी इस गंभीर बात को मजाक में टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम थे। वांगजी इस काम में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वे जिस मुश्किल में फंसे थे उसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं थी। वह जानते थे कि उनके शौहर को अपना ये गुनाह कम करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, लेकिन वांगजी मजाक करने में अच्छे नहीं थे और जिससे वे मोहब्बत करते थे उस पर हाथ उठाना तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। थप्पड़ मारने के बजाय उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने शौहर के चेहरे को छू लिया। उन्होंने अपनी उंगलियों से उनकी बिना शेव की हुई दाढ़ी और आंखों के नीचे आए काले घेरों को बड़े लाड से सहलाया। लैन संप्रदाय के नियमों में जुआ खेलने की सख्त मनाही है, वांगजी ने बहुत आहिस्ता से कहा, लेकिन उन नियमों में अपने जीवन साथी पर हाथ उठाने की भी मनाही है। यह सुनकर उनके शौहर ने फिर से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने अपना चेहरा रजाई में छिपा लिया और उनके कंधे कांपने लगे। वांगजी को लगा कि वे शायद फिर से रो रहे थे। वे चाहते थे कि उनके शौहर को अपने जज्बात छिपाने की जरूरत महसूस न हो, लेकिन वांगजी खुद भी कभी दूसरों के सामने रोना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्हें अपने शौहर के साथ सब्र से काम लेना था। उन्हें एक दूसरे को वक्त देना था। वह खामोशी से उनके संभलने का इंतजार करते रहे। जब उनके शौहर का रोना बंद हुआ तो उन्होंने वांगजी का हाथ थामकर उसे चूम लिया। होश में आने के बाद पहली बार वांगजी को अपने बदन में एक सच्ची गर्माहट महसूस हुई। जब मैंने वहाँ शुयांग की लाश देखी और तुम्हें उस हालत में पाया तब मुझे सब समझ आया। शौहर की आवाज में गहरा दुख और खुद के लिए एक कड़वाहट थी। मैंने सोचा अगर तुम उनके जासूस होते तो वे तुम्हें इस तरह जान से मारने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब मेरे शौहर को इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उसके बाद मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि तुम्हारी जान कैसे बचाई जाए। फिर मैंने यह सोचना छोड़ दिया कि तुम कोई जासूस हो। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, वांगजी ने धीरे से कहा। शायद इस माहौल में यह कहना थोड़ा अजीब था, इसलिए उनके शौहर ने उन्हें बड़ी हैरानी से देखा, लेकिन वांगजी अपने जख्मों का दर्द और उनके निशानों को बर्दाश्त कर सकते थे। वे ठीक होने के इस मुश्किल वक्त को भी झेल सकते थे और आगे आने वाली हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे। वे नासमझ नहीं थे। वे जानते थे कि एक कातिल के मारे जाने से जिन गुआंगशान अपने इरादे नहीं बदलेगा। वह इस नाकाम हमले का इस्तेमाल भी पैट्रियार्क का नाम और बदनाम करने के लिए कर सकता था। उनकी मुश्किलें शायद अभी शुरू ही हुई थीं, लेकिन अगर वांगजी को अपने शौहर का भरोसा हासिल था तो वे हर तूफान से लड़ने को तैयार थे। उनके शौहर ने उनकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? उन्होंने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद नहीं जानते कि वे क्या जवाब सुनना चाहते हैं। वांगजी ने ना में सिर हिलाया। मेरे भाई ने अपने खतों में जो इशारे किए थे उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। बोलने में थोड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि हर सांस के साथ
टांकों पर जोर पड़ रहा था, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वे कहना चाहते थे। उन्होंने एक छोटी सांस ली और फिर कोशिश की। मेरे भाई का मतलब था कि बाकी संप्रदाय तुम्हारे खिलाफ हैं, खासकर जिन संप्रदाय। मुझे बस इतना ही पता था, और यह बात भी मुझे शादी के बाद समझ आई। उनके शौहर ने अफसोस से अपना चेहरा सिकोड़ा। मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझ लिया था, उन्होंने एक हल्की कराह के साथ कहा। मैंने और वैन किंग ने जल्दबाजी में शादी का फैसला किया ताकि हम दुश्मनों को प्लानिंग का ज्यादा वक्त न दें। हमारा प्लान ये था कि हम उन्हें हमला करने का मौका जरूर देंगे, लेकिन वह हमारी जमीन पर और हमारी शर्तों पर होगा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। फिर भी हमें लगा कि हमने इतना वक्त तो दिया है कि कोई तुमसे राब्ता कर सके। हमें लगा कि अगर तुम पहले से उनके साथ नहीं हो तो वे तुम्हें अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। वांग जी का हाथ उनके शौहर के चेहरे से फिसल गया था, लेकिन पैट्रियार्क ने उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच संभालकर अपने पास रख लिया। वांग जी अपने जुड़े हुए हाथों को देखते रहे। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने तुम्हें इस साजिश में शामिल करने की कोशिश जरूर की होगी, शौहर ने आहिस्ता से कहा। शायद मैंने ही उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। वांग जी ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके मिलने से पहले या शादी के बाद उनके शौहर ने क्या प्लान बनाए थे, लेकिन उनका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनके शौहर ने भले ही कुछ समय के लिए ही सही यह सोच लिया था कि वांग जी किसी घटिया साजिश का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाएंगे। वे इस गलतफहमी को और नहीं रहने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत संभल कर सांस ली। अगर वे मुझे शामिल करने की कोशिश भी करते तो मैं साफ मना कर देता और उनके इस प्लान को सबके सामने ला खड़ा करता। उन्होंने माथे पर बल लाते हुए कहा, ऐसी हरकतें बेहद शर्मनाक हैं। पीठ पीछे जासूसी करना और कातिल भेजना बहुत घिनौने काम थे। कोई भी इज्जतदार कल्टीवेटर ऐसा काम करके अपनी साख पर दाग नहीं लगाएगा। वांग जी को जिन संप्रदाय से पहले कभी इतनी घिन नहीं आई थी, जिन गुआंगशान की इन घटिया चालों ने उनके पूरे संप्रदाय का नाम मिट्टी में मिला दिया था, शायद आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। उनके शौहर ने एक आह भरी। वह मेरी एक और गलत चाल थी। उन्होंने वांग जी की हथेली को अपनी उंगली से सहलाया। तुम्हारी साख हमेशा एक सच्चे और इज्जतदार इंसान की रही है, लेकिन मुझे लगा कि अगर तुम्हें कोई सही वजह मिले तो शायद तुम इन नियमों को मोड़ दो। अगर तुम्हें लगे कि ऐसा करना सही है और इससे किसी जालिम को रोकने में मदद मिलेगी। वांग जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपने शौहर का हाथ कसकर थाम लिया और उनकी उंगलियों की उस नरमी को रोक दिया। अगर मुझे कभी यह लगता कि तुम एक जालिम इंसान हो, उन्होंने बहुत नाप तौल कर और सीधे शब्दों में कहा, तो मैं तुम्हें सीधे मुकाबले के लिए ललकारता। हमारी तलवारें खुले मैदान में एक दूसरे से टकराती। मैं पीठ पीछे तुम्हारी जासूसी नहीं करता, न ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाता और न ही शेव करते वक्त तुम्हारा गला काटता। पैट्रियार्क कोई जालिम इंसान नहीं थे। वांग जी को इस बात का पूरा यकीन था। उनके शौहर उस नफरत और शक के हकदार नहीं थे जो उन्हें दुनिया से मिला था, लेकिन अगर वे बुरे भी होते और उतने ही ताकत के भूखे होते जितने की अफवाहें दावा करती थीं। लैन वांग जी ने एक ठंडी सांस ली। उनके दिल को सच मालूम था, अगर उनके शौहर में कोई बुराई होती भी तब भी वांग जी के लिए उन्हें कोई चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता। लैन संप्रदाय में शादी की कस्में बेहद पाक मानी जाती थीं। जिस इंसान के साथ आपने आसमान और जमीन को गवाह मानकर फेरे लिए हों, उस जीवन साथी पर हाथ उठाना एक संगीन गुनाह था जिसके लिए कड़े दंड का नियम था। इसलिए अगर वांग जी कभी अपने शौहर को मुकाबले के लिए ललकारते भी तो उन पर बेरहमी से वार नहीं कर पाते। अगर पैट्रियार्क वाकई कोई बुरे इंसान होते तो शायद वांग जी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें एक बेहद मुश्किल फैसला करना पड़ता, अपनी शादी की कस्मों को निभाएं या अपने उसूलों को। अगर कोई और चारा न होता तो वांग जी अपने शौहर को चुनौती देने के बाद इस रिश्ते को खत्म करके अपने संप्रदाय लौट जाते। वह उनसे अपने गुनाहों का हिसाब मांगते और उन्हें इंसाफ के कटघरे में खड़ा करते, लेकिन वे अपने ही शौहर की जान नहीं ले सकते थे। वांग जी जानते थे कि उनके शौहर चाहे जितने भी बुरे साबित होते, वे खुद इस पाक रिश्ते की तौहीन कभी नहीं कर पाते। लेकिन पैट्रियार्क बुरे नहीं थे, वे एक बेहद भले इंसान थे। उनके शौहर नर्मदिल, सच्चे और जिंदा दिल थे। वे जानते थे कि संप्रदायों ने उनके खिलाफ साजिशें रची, फिर भी उन्होंने जंग जीती। दुश्मनों ने उनके दरवाजे पर जासूस और कातिल भेजे, फिर भी उन्होंने वेन रोहान के खिलाफ खड़े होकर सबकी जानें बचाईं। उन्होंने यह सब आम लोगों, बच्चों
और उन सीधे साधे कल्टीवेटर्स के लिए किया जो अपने कप्तानों की साजिशों से बिल्कुल बेखबर थे। उनके शौहर का दिल नफरत से इतना पाक था कि उन्होंने दुश्मनों को उनकी गद्दारी की सजा तक नहीं दी। जब उनके दुश्मनों ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने बिना किसी झिझके अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वांग जी को लगा जैसे उनके सीने में कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। वे ऐसे इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे? वे एक ऐसे शौहर को धोखा देने की बात सोच भी कैसे सकते थे जो इतना भला, नेक और सच्चा हो? वे ऐसे शौहर को अपनी वफादारी के अलावा और दे ही क्या सकते थे? वे दिल ही दिल में चाहते थे कि काश वे अपने शौहर की हिफाजत कर पाते। उनका मन था कि वे जिन संप्रदाय और उनके मददगारों के खिलाफ अकेले खड़े हो जाएं। वे अपने शौहर के नाम और उनकी इज्जत के लिए उन सबको ललकारना चाहते थे। उनके शौहर अमर थे और उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। फिर भी वांग जी उनके लिए यह सब करना चाहते थे। उन्हें इस बात पर कुछ गुस्सा भी आ रहा था कि वे इस वक्त बिस्तर से उठकर फौरन कोई टॉवर नहीं जा सकते थे और जिन गुआंगशान को उसके गुनाहों की सजा नहीं दे सकते थे। पैट्रियार्क ने अपनी उंगलियां वांग जी के हाथ पर फेरी। वांग जी उस हरकत को देखते रहे। उनका गुस्सा और वह कंपी जो होश में आने के बाद से उनके बदन में थी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उन्हें लगा जैसे बर्फ पिघल गई हो और अचानक बाहर आ गई हो। उन्हें लगा कि अब उन्हें कभी ठंड नहीं लगेगी। मैंने तुम्हें लगभग सब कुछ बता दिया है, उनके शौहर ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं बाकी की बात भी बताना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल साफ रहे। और वैसे भी तुम्हें यह जानने का पूरा हक है। वांग जी ने हामी में सिर हिलाया। उनके शौहर का चेहरा अब भी फिक्रमंद था। अगर तुम चाहो तो अब भी मुझे एक थप्पड़ मार सकते हो, उन्होंने उदास होकर कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वांग जी को इस बात का पूरा यकीन था। उनके दिल में अपने शौहर के लिए बहुत से अरमान थे। वे कई तरीकों से उनके चेहरे को छूना चाहते थे, पर थप्पड़ मारना उनके ख्यालों में दूर दूर तक नहीं था। अच्छा, शौहर ने अपने पैर सीधे किए। वैसे ये बात सुनने के बाद शायद तुम्हारा मन बदल जाए। वांग जी खामोशी से इंतजार करने लगे। उनके शौहर ने 3 बार अपना गला साफ किया, जैसे वे बात को टालने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी ने अपनी बेचैनी को दबाया और सुनते रहे। हाँ, तो जब संप्रदायों ने उन औरतों को भेजा तो हमें समझ आ गया कि उनका इरादा क्या था। हमें लगा कि अगला कातिल तब हमला करने की कोशिश करेगा जब मैं शौहर की आवाज धीमी हुई और उन्होंने चौथी बार गला साफ किया। तुम समझ रहे हो ना? वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उनके शौहर ने उनकी तरफ एक खास झेंपते हुए और अफसोस भरे अंदाज में देखा तो धीरे धीरे वांग जी को बात समझ आने लगी। उनकी गर्दन के पीछे एक गर्माहट सी महसूस होने लगी। तो जिन संप्रदाय के लोग इस हद तक गिर चुके थे, वे ऐसे वक्त पर हमला करने का प्लान बना रहे थे जब इंसान बिल्कुल बेफिक्र और करीब होता है। वांग जी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। ऐसी घिनौनी साजिशों पर बात करने का कोई फायदा नहीं था। वांग जी ने अपनी नजरें शौहर के चेहरे पर टिकाए रखी। पैट्रियार्क ने फिर से गला साफ किया। तो मैंने और वेनकिंग ने यह तय किया, उन्होंने बेबसी से कंधे उचकाए, कि जब तुम आओगे तो हम शादी करेंगे, दावत होगी और फिर मैं तुम्हें अपने कमरे में लाकर तुम्हें वह मौका दूंगा। वांग जी की गर्दन से लेकर कानों तक गर्माहट फैल गई। उनका चेहरा यकीनन लाल हो चुका था, पर वे इस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे। उनका मन हुआ कि वे चादर को अपने सिर के ऊपर खींच लें, पर इससे उनकी इज्जत नहीं बचने वाली थी। वैसे भी जल्दबाजी में हिलने से उनके टांके टूट सकते थे। उनके शौहर और वेनकिंग ने उन्हें ठीक करने के लिए दिन रात एक किए थे। उनकी मेहनत को खराब करना सही नहीं था, इसलिए वांग जी ने अपने हाथों को ढीला छोड़ा और अपनी झेप को दबाने की कोशिश की। उनके शौहर ने अपनी बात जारी रखी। उनका चेहरा भी कुछ लाल था और वे बहुत तेजी से बोल रहे थे। अगर तुमने पहली रात को वार नहीं किया तो मैं रोज तुम्हें अपने पास सुलाता। वे कुर्सी पर कुछ छटपटाए। मैं तुम्हें बार बार मौके देता। मैं तुम्हें यह दिखाता कि मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहा हूँ, और जैसे ही तुम हमला करते मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेता। वह कुछ पल के लिए रुके। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहा था। वांग जी बिस्तर की चादर पर बनी कढ़ाई को बहुत ध्यान से देख रहे थे और उनके शौहर जमीन के तख्तों को टटोलने में मसरूफ थे। पर तुमने ध्यान दिया होगा, शौहर ने धीरे से कहा, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने ध्यान दिया था। मैं सोचता था। वांग जी की आवाज उनके गले में ही दब गई। शादी के शुरुआती हफ्तों में उनके मन में जो भी बातें आई थीं, वे उन सबको जाहिर नहीं कर सकते थे। वक्त के साथ उनके दिल में अपने शौहर के लिए सच्ची मोहब्बत जाग गई थी। उनके शौहर उनके सबसे अच्छे दोस्त और हमसफर बन चुके थे। वांग जी उनसे अपनी हर बात, अपनी पूरी जिंदगी बांटना चाहते थे, लेकिन उनके शौहर बिस्तर बांटने के लिए तैयार नहीं दिखते थे। वांग जी ने न जाने कितना वक्त यह सोचने में गंवाया था कि आखिर ऐसा क्यों है। मुझे उम्मीद थी, उन्होंने बहुत संभल कर अपनी बात आगे बढ़ाई, कि तुम ऐसा चाहोगे। उनकी आवाज बिल्कुल शांत और गंभीर थी, जिसे सुनकर
वांगजी को खुद पर कुछ फख्र महसूस हुआ। उनकी आवाज से जरा भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे खुद कई रातें जागकर गुजार चुके हों और दिल ही दिल में यह दुआ करते रहे हों कि काश उनके शौहर उनके पास आ जाएं। उनकी बातों में उस तड़प का कोई जिक्र नहीं था जो वे अक्सर अपने शौहर के ख्यालों में खोए रहकर महसूस करते थे। लेकिन उनके शौहर इस वक्त मुस्कुरा नहीं रहे थे। जब वांगजी ने हिम्मत जुटाकर उनकी आंखों में देखा तो पाया कि शौहर का चेहरा तनाव से भरा था। पैट्रियार्क ने अपने बिखरे बालों में उंगलियां फेरी। जब मैं और वैनकिंग ये सब प्लान कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं ये कर जाऊंगा, लेकिन जब वक्त आया तो मुझसे ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। उस पहली रात तुम बहुत असहज दिख रहे थे। यह सुनकर वांगजी के दिल में एक अजीब सी झेप जाग उठी जो पेट के जख्म जितनी ही तेज थी। मुझे उस चीज की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि तुम मुझे रिझाने की कोशिश करोगे। शौहर ने थोड़ा पीछे हटे हुए अफसोस से कहा, जैसे उन्हें अब भी थप्पड़ का डर हो। मुझे पता है यह सोचना पागलपन था, पर याद रखो कि तब मैं तुम्हें जानता नहीं था। वांगजी के गाल यकीनन लाल हो चुके थे और चेहरा बुरी तरह तप रहा था। उनके शौहर ने अभी तक उनसे आंखें नहीं मिलाई थीं, इसलिए वे इस लाली को देख नहीं सकते थे। वांगजी ने इसी बात से थोड़ा सुकून पाया, क्योंकि इस माहौल में और कहीं ढाढ़स ढूंढना मुश्किल था। जब उन्हें अपनी शादी की पहली रात का बर्ताव याद आया, जब वे बिल्कुल ठंडे और रूखे बने रहे थे, तो उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन अपने शौहर को रिझाने का नाटक करने की बात सोचना इससे भी ज्यादा शर्मनाक था। वांगजी समझ नहीं पा रहे थे कि ज्यादा अजीब क्या था, यह कि उनके शौहर ऐसी उम्मीद कर रहे थे या यह कि वांगजी ऐसा करने के बिल्कुल नाकाबिल साबित हुए। मुझे लगा तुम कोशिश करोगे, शौहर ने झेपते हुए बात पूरी की, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसे दिख रहे थे जैसे तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें छूऊं। मुझे लगा कि अगर मैं आगे बढ़ा तो यह जबरदस्ती होगी और मेरा दिल ऐसी हरकतों के लिए कभी नहीं मान सकता, इसलिए मैं वहां से चला गया। वह बहुत तेजी से बोल रहे थे, जैसे सारे लफ्ज एक ही बार में बाहर निकाल देना चाहते हो। बाद में हालात बदल गए। जब हमने साथ वक्त गुजारा तो मुझे लगा कि शायद तुम मान जाओगे। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम हाँ कर देते, लेकिन वह बीच में ही रुक गए। उनके चेहरे पर एक शिकन आई। मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं तुम्हारा इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच का रिश्ता ऐसा हो। मुझे नहीं पता था कि तुम जासूस हो या नहीं, पर अगर तुम होते भी तब भी वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। इसलिए वांगजी को उन पर तरस आ गया। मैं समझ गया, उन्होंने धीरे से कहा। वे उनकी बात पूरी तरह समझ रहे थे। उनके शौहर ने उनके किरदार को समझने में यकीनन गलती की थी, पर उनका यह सोचना उन हालातों की वजह से था जो उन्होंने झेले थे। जब जिन संप्रदाय और बाकी लोग पहले ही कातिल भेज चुके थे, तो पैट्रियार्क का अपनी नई शादी पर शक करना गलत नहीं था। उनका प्लान भी खराब नहीं था। वे दुश्मनों को जाल में फंसाना चाहते थे। वे वांगजी को नहीं जानते थे, इसलिए उनके सीधे और सच्चे स्वभाव से बेखबर थे। अगर उस तंबू में पैट्रियार्क ने किसी और को चुना होता तो शायद उनका प्लान वैसा ही चलता जैसा उन्होंने सोचा था। शायद उनका नया जीवन साथी जिन संप्रदाय से पैसे लेकर आया होता और उन्हें धोखे से फंसाने की कोशिश करता। वांगजी को अचानक इस बात पर बेहद शुक्राना महसूस हुआ कि उस दिन उन्हें चुना गया था। पैट्रियार्क से शादी करना हर मायने में उनके लिए एक अहोभाग्य था। उन्हें इस बात का सुकून था कि उनकी शादी की वजह से उनके शौहर किसी और धोखेबाज के जाल में फंसने से बच गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि उनके शौहर को भी इस रिश्ते पर कोई अफसोस नहीं होगा। उनके जहन में शौहर की वही बात गूंज रही थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच का रिश्ता ऐसा हो। वांगजी भी कोई धोखा या साजिश नहीं चाहते थे। वे अपने शौहर की बेहद इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। अगर उनके शौहर भी बदले में वैसी ही इज्जत दे रहे थे तो यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत और खुशी की बात थी। वांगजी ने अपने चेहरे की लाली को छुपाया और खुद में सिर हिलाया। क्या कोई और गुनाह बाकी है जिसे तुम कबूल करना चाहते हो? उन्होंने पूछा। शौहर के माथे पर बल पड़े। शायद मैंने सब बता दिया है, मुझे सोचने दो। उनका मुंह बिना किसी आवाज के ऐसे हिल रहा था जैसे कोई बच्चा अपना सबक याद कर रहा हो। वांगजी ने अपनी मुस्कान को रोका। हाँ। कुछ पल सोचने के बाद शौहर ने कहा, बस इतना ही था। वांगजी ने तब तक इंतजार किया जब तक उनके शौहर ने आंखें नहीं उठाई। जब उन्होंने अपनी काली आंखें ऊपर की तो वांगजी ने उनके हाथ को सहलाया। मैंने तुम्हें माफ किया, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा। पैट्रियार्क थोड़ा पीछे हटे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उनका हाथ वांगजी के हाथ में कुछ कड़ा हुआ, पर उन्होंने उसे पीछे नहीं खींचा। इसकी इजाजत नहीं है। वे अपनी जिद पर अड़े दिख रहे थे, लेकिन वांगजी भी अपनी बात के पक्के थे, इसलिए उन्होंने ना में सिर हिलाया। यह फैसला तुम्हारा नहीं है, उन्होंने नरमी से कहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो यह मेरा हक है कि मैं तुम्हें माफी दूं या नहीं। शौहर के होंठ कुछ खुले और उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। मैं अब समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
वांगजी ने एक और छोटी सांस ली ताकि टांकों पर जोर न पड़े। तुम मुझे नहीं जानते थे, इसलिए तुम्हारा यह सोचना जायज था कि मैं उस साजिश का हिस्सा हो सकता हूँ। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। उनके शौहर ने उन्हें बड़ी हैरानी से देखा तो वांगजी ने एक हल्की सांस ली। थोड़ा बुरा लगा है, उन्होंने माना, लेकिन मेरा ऐसा सोचना खुद के साथ बेईमानी होगी। शौहर की नजरों में एक सवाल था। वांगजी ने अपने होंठों को नम किया और अपनी बात आगे बढ़ाई। क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैं भी तुम्हें नहीं जानता था। इस बात को कबूल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, पर उन्होंने खुद को मजबूर किया। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं समझता था। मुझे लगता था कि तुम वैसी ही घिनौनी हरकतें करोगे। मैं अब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऐसी बेरहमी के काबिल नहीं हो। इसीलिए अगर तुमने भी मेरे बारे में ऐसा ही कुछ सोचा था तो मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकता। वे उन शुरुआती दिनों की यादों से थोड़ा सिहर गए। उस वक्त अपने शौहर के बारे में उनका नजरिया वाकई बेहद खराब था, लेकिन तब वांगजी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वे सोचते थे कि कहीं उनके शौहर उन्हें मारेंगे तो नहीं, जबरदस्ती बिस्तर पर तो नहीं ले जाएंगे, या किसी कैदी की तरह बंद करके तो नहीं रखेंगे। उस वक्त ये सारे डर बिल्कुल सच लग रहे थे, पर आज वे सारे डर उतने ही बेमानी लग रहे थे जितना कि शौहर का यह सोचना कि वांगजी कोई खुफिया कातिल हैं जो उन्हें रिझाकर मार डालने आए हैं। गलतफहमी दोनों तरफ से हुई थी। दोनों ने ही एक दूसरे पर बेहद घटिया और गलत शक किया था। इसलिए यही बेहतर था कि उन कड़वी यादों को अब भुला दिया जाए। वे दोनों बिना किसी शिकायत या शक के एक नई शुरुआत कर सकते थे। वांगजी अपने इस रिश्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी तरह तैयार थे, बल्कि बेताब थे। लेकिन उनके शौहर के माथे की शिकन और गहरी हो गई। बात यह है कि शौहर कुछ रुक रुक कर बोले, हमने कभी अपनी शादी को सही मायनों में मुकम्मल नहीं किया। यह सुनकर वांगजी की सांसें थम सी गईं। पल भर के लिए उनके दिल में कई जज्बात एक साथ टकराए, एक उम्मीद, एक झेप, थोड़ी हैरानी और ढेर सारा कौतूहल। तभी उनके शौहर ने अपनी बात पूरी की। तो कानूनी तौर पर वे कुछ हिचकिचाए। कानूनी तौर पर इस शादी को अभी भी खत्म किया जा सकता है। वांगजी हैरान होकर उन्हें देखते रह गए। सदमे के मारे उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उनके शौहर ने उनसे अपनी नजरें चुरा ली थी। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस भेज सकता हूँ, उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा। अभी नहीं, वैन किंग का कहना है कि तुम्हारे लिए अभी सफर करना महफूज नहीं है, मेरे जादुई रास्तों से भी नहीं। लेकिन जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो अगर तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो। वांगजी के होंठों तक यह बात आते आते रह गई कि मेरा घर तो यही है। वे समझ नहीं पाए कि यह कब और कैसे हुआ, पर यह बुरियल माउंट्स अब उनका घर बन चुका था। वे क्लाउड रिसेसेस वापस नहीं जाना चाहते थे। हाँ, कभी कभार अपने भाई और तायाजी से मिलने जाना, बचपन की उन जानी पहचानी राहों पर घूमना अच्छा लगेगा। लेकिन उस मुलाकात के बाद वे वापस इसी डिमन सबर्ड्यू पैलेस में लौटना चाहते थे। वे खाने के वक्त अपने शौहर के बगल में बैठना चाहते थे। उन्हें वैन खानदान के लोगों से हंसते बोलते सुनना चाहते थे। वे दिन में बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और शाम को शौहर के साथ चीकी का खेल खेलना चाहते थे। वे क्लाउड रिसेसेस वाले घर नहीं लौटना चाहते थे। वे अपनी जिंदगी के बाकी दिन यहीं गुजारना चाहते थे, चाहे उनकी शादी कभी उस मायने में मुकम्मल हो या ना हो। पर शायद उनके शौहर ये बात सुनना नहीं चाहते थे। वांगजी ने अपनी जबान पर लगाम कसी और बिस्तर की चादर को देखते रहे। मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। शौहर ने एक लंबी और उदास सांस ली। मुझे तुम्हें इस दलदल में नहीं घसीटना चाहिए था, यह बहुत गलत था। इसलिए अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो तुम जा सकते हो। हम दोनों की मर्जी से इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। मैं बाकी संप्रदायों से कह दूंगा कि इस नाकाम शादी की पूरी गलती मेरी थी, ताकि तुम्हारी साख पर कोई आंच ना आए। यह एक इज्जतदार रास्ता था। वांगजी इस बात को जानते थे। अगर कोई शादी न निभा के पाए तो दोनों की रजामंदी से उसे खत्म किया जा सकता था। बेशक एक टूटी हुई शादी से दोनों की बदनामी होती, पर उनके शौहर को शायद इसकी परवाह नहीं थी। कल्टीवेशन की दुनिया में उनका नाम पहले ही इतना बदनाम किया जा चुका था कि अब खोने को कुछ नहीं था। आम हालातों में दूसरी शादी का रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि जंग को रोकने के लिए वांगजी को इस शादी के लिए मजबूर किया गया था। अगर वे इस रिश्ते से आजाद हो जाते तो कोई उन्हें बुरा नहीं कहता। अगर लैन खानदान का यह अनमोल रत्न दोबारा शादी के लिए उपलब्ध होता तो कई संप्रदाय उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए लाइन लगा लेते। वांगजी ने अपने दांत भींचे और इस कड़वे ख्याल को अंदर ही दबाया। वे इस शादी को खत्म करके अपने शौहर से दूर जा सकते थे। क्लाउड रिसेसेस लौटकर किसी और से शादी कर सकते थे। यह सब मुमकिन था,
लेकिन अगर यह रिश्ता टूट भी जाता तब भी वांग जी के दिल के हालात नहीं बदलते। वे कभी आजाद नहीं हो पाते। अगर उनके शौहर ही ऐसा चाहते तो वे चले जाते, वे अपने घर लौट जाते और दोबारा अपने संप्रदाय में शामिल हो जाते। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे अपने शौहर को खुश नहीं रख पा रहे थे और अगर पैट्रियार्क उनके बिना ज्यादा खुश रहने वाले थे तो वांग जी चले जाते। लेकिन वे कभी किसी और से शादी नहीं करते। उनका दिल उनके शौहर के पास ही रहता। अगर उनके शौहर उन्हें ठुकरा भी देते तो वांग जी उस दर्द को ताउम्र सहते, पर पैट्रियार्क ही उनके पहले और आखिरी हमसफर रहते। क्या तुम यही चाहते हो? वांग जी ने बेहद बेजान आवाज में पूछा। उनका दिल बैठने लगा था और उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी। उनके शौहर ने अपने सारे शक और अपनी मजबूरियां उनके सामने खोलकर रख दी थी। वांग जी ने कितनी नासमझी से यह सोच लिया था कि यह सब एक नई और खूबसूरत शुरुआत है। वे इस बात से खुश हो रहे थे कि उनके शौहर ने उनका हाथ थामा, उसे चूमा। उन्हें लगा था कि उनके शौहर अब अपना दिल उन्हें सौंपने और इस रिश्ते को मोहब्बत से सींचने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके शौहर एक बेहद नर्मदिल इंसान थे। वे बुरियल माउंट्स में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी खुद पर महसूस करते थे। वांग जी को यह बात मालूम थी। जाहिर है पैट्रियार्क इस बात से बेहद शर्मिंदा और दुखी थे कि उनकी वजह से वांग जी की जान पर बन आई। वे वांग जी की सेहत को लेकर फिक्रमंद थे और अनजाने में हुई इस मुसीबत के लिए अफसोस जता रहे थे। उनका वह नरमी से छूना शायद सिर्फ उनके इसी अफसोस और फिक्र का नतीजा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके शौहर कुछ पल के लिए खामोश रहे। वांग जी ने उन्हें थूक गटकते हुए सुना। अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब मेरे प्लान्स की वजह से हुआ। वे बेहद आहिस्ता से बोले, और इसलिए भी क्योंकि जिन संप्रदाय के लोग हर उस शख्स को मिटा देना चाहते हैं जो उनके रुतबे के लिए खतरा है। उन्होंने अभी तक वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा था। वांग जी ने इसी बात से थोड़ा हौसला पाया। उन्होंने खुद को मजबूर करके अपनी आंखें उठाईं तो देखा कि उनके शौहर एकटक उनके जुड़े हुए हाथों को देख रहे थे। अब तक मैंने जो भी फैसले लिए वह इस आधार पर लिए कि मैं क्या चाहता था। उनकी आवाज में एक अजीब सा तनाव और भारीपन था। लेकिन इस वक्त मेरी चाहत का कोई मोल नहीं है। यह फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। अब तुम्हारी बारी है। वांग जी ने बहुत तोल मोल कर अपने लफ्ज़ चुने। अगर मैं चला गया तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा, उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, और बाकी शिष्यों की भी। मुझे उनके सबकों की देखरेख करनी होगी। उनके शौहर ने कंधे उचकाए और एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। हम उनके लिए कोई और टीचर रख सकते हैं। वांग जी ने ना में सिर हिलाया। मेरे यहाँ आने से पहले उनकी पढ़ाई को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने तकिए के सहारे खुद को थोड़ा और सीधा किया। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे भरोसे तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी जा सकती। मेरा यहाँ रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने बहुत हल्की आवाज में यह बात कहने की कोशिश की थी, लेकिन मजाक करने के इस हुनर में वे माहिर नहीं थे, या शायद उनके शौहर अभी इस मजाक के लिए तैयार नहीं थे। शौहर का चेहरा मायूस हो गया और उनके होंठों से एक सूनी खोखली हंसी निकली। तो इसका मतलब मैं सच में बहुत भरोसे के काबिल नहीं हूँ, है ना? लैन मांगजी अपने शौहर के मुंह से ऐसी बकवास बात बिल्कुल नहीं सुन सकते थे। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पैट्रियार्क का हाथ जोर से दबाया। तुम भरोसे के काबिल हो, वे फुसफुसाए, लेकिन तुम्हारे पास संभालने के लिए बहुत कुछ है और तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें अपने शौहर पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने खुद से वादा किया था कि अगर उनके शौहर ही ऐसा चाहेंगे तो वे चले जाएंगे। वांग जी ने हमेशा खुद से यह तय किया था कि वे अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। वे किसी ऐसे इंसान पर अपनी मोहब्बत नहीं थोपेंगे जो बदले में उन्हें प्यार न दे सके। अगर उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, अगर वे वांग जी को सही मायनों में अपना जीवन साथी मानने से इनकार कर देते तो वांग जी इस सच को स्वीकार कर लेते। लेकिन उनके शौहर ने उनसे जाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वांग जी का यहाँ रहना उनके लिए कोई मुसीबत है या वे उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहते। उन्होंने तो बस इतना कहा था कि वांग जी अपने घर लौट सकते हैं। पैट्रियार्क ने तो बस अपने शौहर को खुद फैसला करने की आजादी दी थी, उनकी अपनी सबसे गहरी ख्वाहिश के आधार पर। और लैन वांग जी की सबसे गहरी ख्वाहिश यही थी कि वे हर हाल में अपने शौहर के साथ रहें। वे उनके कंधों का बोझ बांटना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके शौहर अब अपनी मुश्किलें अकेले झेलें, बिल्कुल नहीं। उनके शौहर एक बार फिर बिस्तर के सहारे ढह गए और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। लेकिन उनके शौहर ने उनका हाथ किसी शिकंजे की तरह कसकर थाम रखा था और यह देकर उन्हें एक उम्मीद सी बंधी। वांग जी ने अपने अंगूठे से
शौहर के हाथ को सहलाया और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उनके शौहर काफी देर तक अपना चेहरा रजाई में छिपाए रहे। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछा। ओह, ये क्या है? उनकी आवाज कुछ भारी थी। मेरे शौहर की कोई फरमाइश है पूछने के लिए यह बिल्कुल सही वक्त है। उन्होंने अपना गला साफ किया और वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं इस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, उन्होंने कहा। इसलिए तुम जो भी मांगोगे मैं यकीनन तुम्हें दे दूंगा। जल्दी करो और मेरी इस कमजोरी का फायदा उठा लो। यह सुनकर वांग जी को लगा जैसे उनका दिल दो टुकड़ों में टूट गया हो, लेकिन ये एक मीठा दर्द था जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता था। बोलने से पहले उन्होंने बहुत संभल कर 3 छोटी सांसें ली। मैं तुम्हारी इस बेबुनियाद शर्मिंदगी का फायदा नहीं उठाना चाहता। उन्होंने बेबुनियाद लफ्ज पर थोड़ा जोर दिया। लेकिन अगर तुम मुझे बताना चाहो तो मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। शायद यह बात इतनी जरूरी नहीं थी। उनके शौहर तो उनके शौहर ही थे। वे अपनी बाकी जिंदगी उन्हें इसी रिश्ते से पुकार सकते थे। फिर भी वे अपने शौहर का नाम जानने के लिए बेताब थे। उनके शौहर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्हें कोई तकलीफ हुई हो, लेकिन उन्होंने जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। जो नाम मेरे माता पिता ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा, वह है वेई यिंग। वांग जी ने इस नाम के हर टुकड़े को अपने जहन में दोहराया। वेई यिंग। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी मुलाकात बाओशन सानारेन से हुई। उनके शौहर ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने मुझे मेरा कर्टसी नेम दिया। वह है वेई वुशियान। वांग जी ने हामी में सिर हिलाया। वे और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन अब उनकी पलकें भारी होने लगी थीं, जैसे उन पर लोहे का वजह रख दिया गया हो। बदन में गहरा दर्द और थकान थी और नींद उनकी आंखों में उतरने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें और सवाल पूछने या उनके जवाब सुनने की ताकत बची भी है या नहीं। उनके शौहर ने उनके हाथ को सहलाया। उन्होंने वांग जी के दोनों हाथों को बहुत सलीके से उनके सीने पर टिकाया और चादर को अच्छे से उनके बदन पर ओढ़ा दिया। मैं तुम्हें बहुत जल्द ये पूरी कहानी सुनाऊंगा, वे धीरे से बोले। तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो, है ना, कि मैं अमर कैसे बना और मैंने इस डिमोनिक कल्टीवेशन का रास्ता क्यों चुना। वांग जी बस हल्का सा ही सिर हिला पाए, लेकिन उनके शौहर ने उसे देख लिया और मुस्कुरा दिए। तो मैं तुम्हें बहुत जल्द सब बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। बच्चे तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं, पर वैन किंग अभी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही हैं। जल्दी ठीक हो जाओ, वरना अयुआन रोने लगेगा। वांग जी की आंखें पूरी तरह बंद हो रही थीं। उनके शौहर अपनी जगह से उठे और बिस्तर से दूर जाने लगे। वांग जी में उन्हें रोकने की ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर बची खुची ऊर्जा समेटी और आखिरी 3 लफ्ज कहे, क्या तुम रुकोगे? वे बड़बड़ाए। उनके शौहर के कदम वहीं थम गए। फिर वे वापस आए, कुर्सी पर बैठे और एक बार फिर वांग जी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। बिल्कुल, मैं अपने शौहर के पास तब तक रुकूंगा जब तक वे मुझे अपने पास रखना चाहें। वांग जी के सीने में गहराई तक एक असीम सुकून और तसल्ली फैल गई। उन्होंने शांति से अपनी आंखें मूंद ली और गहरी नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया।